कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, उन्हें देखा होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इतने कम उम्र में अपने बाल अवस्था में उन्होंने क्या से क्या करके दिखाया। एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने हमारे देश में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, और भी बहुत सारे जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा युवा भी है जो सबसे कम उम्र में अपने बाल अवस्था में खुद की चिंता ना करते हुए अपने देश के, अपने पर्यावरण के, अपने वातावरण के लिए चिंता करता है, और इसके बावजूद भी कहीं उसे कुछ हो ना जाए इसकी ख्याल ना करते हुए भी उसने इतना मेहनत से और इतना अच्छे से उस काम को अंजाम दिया है कि वो अभी बाल अवस्था का ऐसा बच्चा बन गया है कि उन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है, उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, जो किसी नागरिक का, किसी बच्चे का एक सपना होता है वहां तक पहुंचने का। और जिसने इतने कम उम्र में ये करके दिखाया है, वो सच में हमारे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। कामरूप असर के 15 वर्षीय बालक संयम मजुमदार को संयम 10 साल की उम्र से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में आप भारत के सबसे कम उम्र के स्नेक रेस्क्यूअर थे। संयम मजुमदार को समाज में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं संयम मजुमदार से। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए और हमारे इस महत्वपूर्ण समय को लेके हमारे साथ बात करने के लिए। सो मैं जो इस फील्ड में जुड़ा हूँ, आज हमारे 10 साल हो चुके हैं कि मैं रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेके भी जुड़ा हूँ। आजकल आप अगर जाएंगे सोसाइटी में, बहुत चीज़ है सोसाइटी में जो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। सब चीज़ डेवलपमेंट, अगर इंडस्ट्रीज आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक ना एक किसी में इंडिया का छूट हो रहा है। आप अगर देखेंगे अलग कंट्री में, सिंगापुर या चाइना में, सिंगापुर चाइना में क्या है, इतना डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग समझते हैं कि हमारे देश कितना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नागरिकों के लिए। अगर देखेंगे कि डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ बहुत पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, बहुत जानवरों का घर नष्ट हो जाता है। उसी के साथ हम लोग उनके घर को कैसे बचा सकते हैं? अगर आप जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज में भी या सिंगापुर या चाइना में, आप देखेंगे एक चीज़ की वहाँ पर अगर एक घर बनाया जाता है, वहाँ पर अगर कोई पेड़ को काटने का ज़रूरत है वो काटते नहीं है, जड़ से वो उठा के अलग जगह प्लांट कर देते हैं। क्योंकि उनको, उनका ये मानना है कि जो जगह ये पेड़ ज़रूरत नहीं है उसको काटा ना जाए, उसको और एक जगह जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगा दिया जाए। उसी तरह वो एक बिल्डिंग बनाते हैं और पूरे बिल्डिंग में हरियाली, बिल्डिंग के एक एक फ्लोर में हरियाली देखने को मिलेगा आपको। हमने जितना भी रिसर्च किया, हमें इतना पता चला कि इंडिया में यूएनईपी के द्वारा ये दिया गया है 500 करोड़ पेड़ का ज़रूरत है। क्योंकि आज अब अभी देखेंगे 10 साल का रिकॉर्ड और अभी का रिकॉर्ड, इस साल का रिकॉर्ड बहुत ब्रेक हो रहा है। क्योंकि क्लाइमेट का जो कंडीशन है बहुत हाई है, हीट बहुत ज़्यादा है, लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि हीट वेव से उन लोगों का बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है और लोगों का स्ट्रोक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जैसा कि अभी हम लोग देख भी पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा भी चीज हो रहा है हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी, लेकिन इन सब चीजों को हम तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ ये जानेंगे हम कि एज ए एग्जाम्पल लोगों के लिए कैसे आप खुद को सेट किए हैं। आप अपने स्टार्टिंग टाइम में आप जब देखते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप 6 साल के थे, 5 साल के थे, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? फिर अपने लिए ना सोच करके पहले आपने वन जीवों के लिए आपने सोचा, पर्यावरण के लिए सोचा, आखिर कैसे ख्याल आया ये? क्योंकि मैं चाइल्डहुड से पहले एक एनिमल लवर और एनवायरनमेंट लवर हूँ। पहले तो मैंने स्टार्ट किया था क्लास 3 से। उसके पहले से मैं चाइल्डहुड से ऐसे डॉग लवर ये सब तो था, और उसके साथ ही काव लवर भी था। तो डॉग लवर के साथ साथ जब मुझे एक बॉन्डिंग बन जाता है डॉग के साथ, तो मुझे जब स्ट्रीट डॉग्स का कुछ भी गलत होता दिखता है मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो मम्मी पापा को भी बोलता हूँ, मम्मी पापा ऐसा ऐसा बात है, कोई किसी को चोट लगा है, आई नीड फंड, क्योंकि फंड के बिना कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा। तो हम लोग फंड लेके
पहले ट्रीटमेंट खुद के हिसाब से करते थे जब मैं छोटा था। कितने साल से ये आप कर रहे हैं ये आप? अभी ये मेरा 10 साल चल रहा है। अच्छा। और जब मैंने रेस्क्यू धीरे धीरे जब मैंने ऐसे डॉग्स का रेस्क्यू किया, मम्मी पापा एक समय में ऐसे बोले कि अभी कितना खर्च करेंगे हम डॉग्स के ऊपर, घर का भी एक खर्चा रहता है। तो फिर हम लोग चले गए कि मैंने एक टीम बनाया जिसका पहला नाम था ट्रीट ऑन स्ट्रीट। 2016 से आप ये कर रहे हैं, आप रेस्क्यू जैसा काम कर रहे हैं आप। आपको लगा था उस टाइम कि कहीं ना कहीं कि हम अगर स्नैक रेस्क्यू करते हैं या फिर जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, आपको लगा था कि इस लेवल तक आप चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आपको अवार्ड देंगे, राष्ट्रपति आपको अवार्ड देंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि नहीं हमको भी उनके जैसा बनना चाहिए, अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए? ऐसे तो मुझे ये चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया था, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं सिर्फ ये सोचता था कि उस एनिमल को कैसे बचाए, कैसे बचाए, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तब इतना माइंडसेट भी मेरा तब तक नहीं आया था कि खुद के लिए हाईलाइट होना है, कुछ अचीवमेंट भी है ऐसा, या कुछ खुद के लिए कैसे फेम बनाना, ये सब नहीं आता। जब हम क्लास 3 में होते हमारा मैच्योरिटी नहीं होता मेन बात। तब हम जस्ट सोचते, मासूम सा रहते हैं, और जस्ट सोचते कि कैसे करके हम लोग उस मासूम नन्हे जीव को कैसे बचा सकेंगे। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करते करते लॉकडाउन से पहले स्नेक रेस्क्यू में बहुत नॉलेज एक्वायर करने लगा, और इंटरेस्ट भी था। हमारे यहाँ बहुत सपेरा भी आते थे। सपेरा लोग आके लोगों को लाइफ फ्रॉड करके चले जाते थे। मेरा मम्मी भी फ्रॉड हो जाती थी, क्योंकि किस तरफ का फ्रॉड, किस तरह का? क्योंकि आप देखेंगे आज कल की लोग सपेरा लोग आते हैं। एक्चुअली वो लोग कोबरा के वेनम ग्लैंड को काट देते हैं। अच्छा। काटने के बाद वहाँ पर मेरे हाथ में जो अंगूठी है, अच्छा। अंगूठी जो है, वो अंगूठी का जो मनी है हाँ। उसको काट के कोबरा के माथे में घुसा के फिर से लाया कर देते हैं, और लोगों के सामने फिर काट के निकाल के दिखाते हैं कि देखिए ये नागमणि है। ऐसा होता है क्या? ये आप जाइए, हम पूर्णिया में कवर करके आए, वहाँ पर भी बच्चे लोग बोल रहे भैया आप जो भी बोलो सच, सब सच है। तो लोगों को देते हैं, और लोग को इतना डरा के देते हैं, 50,000 30,000 20,000 में दे देते हैं। लाइफ फ्रॉड है ना। अच्छा। और लोग वहाँ पर आके झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं। और इसी कारण आज बिहार का जो रेट है 6.5% बहुत ज़्यादा है सांप काटने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे मतलब सांप काटने से इतना ज्यादा लोग होती मरते हैं यहाँ पे ना? क्यों मरते हैं? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग सांप को मार देते हैं, लोगों को पता नहीं है सांपों के बारे में, ना केवल कि सांप एनवायरनमेंट के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज आप हमको बताइए, क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, लोग जब मैं स्नेक रेस्क्यू या डॉग रेस्क्यू करता था, बहुत लोग ऐसे भी होते थे कि सोसाइटी के ऑपोजिट सोचने वाले बहुत मिलेंगे आप सभी को। तो सोसाइटी के जो ऑपोजिट सोचते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे टांग खींचने वाला तो कोई भी मिल जाएगा। और लोगों को ये वो लोग सूचना देते हैं कि अरे भाई तू रेस्क्यू कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसका तो न्यूट्रल होता है। देखिए, जस्ट आस्क क्वेश्चन लाइक दैट, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहे या मरे मेरा क्या जाता है ना। और फिर क्या होता है कि इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, और धीरे धीरे सब चीज़ मरते रहता है। उसी के ऊपर हम लोग आज काम कर रहे हैं कि लोग यूथ एडुकेशन इनिशिएटिव, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8 साल से 9 साल से, सभी बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी बताते हैं आज आपने जो सीखा वो आप अपने मम्मी पापा को जाके बताओ, अपने भाई बहनों को जाके बताओ, अपने दोस्तों को जाके बताओ। क्योंकि एक जब आपके पास नॉलेज रहता है आपको बांटना चाहिए। उस नॉलेज को बांटोगे तो लोगों को पता चलेगा कि असल में ये ज़िंदगी कैसा है। अच्छा, आप जब अवार्ड लिए थे प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से अवार्ड लिए, उस टाइम का फीलिंग्स क्या रहा होगा जब आप वो स्टेज पे खड़े होंगे, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम वहां तक जा पाए, और कहीं ना कहीं आपको देख करके अगर लोग ऐसा करना शुरू भी कर दिए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें होंगे कि हम भी उस जगह तक जा पाए। ये तो बात सही है कि आज आप कहीं पर हाईलाइट होके इतने बड़े पोजीशन में जा रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये बच्चा इतना बड़े पोजीशन में कैसे आया, उसके पीछे का लाइफ स्टोरी क्या है। देखिए, बहुत एक्चुअली मैंने जो काम किया था वो हाईलाइट तो नहीं हुआ था, 4-5 लॉकडाउन के बाद ही हाईलाइट हुआ। तो लॉकडाउन के टाइम में हमने बहुत काम किया, हमारे टीम ने भी बहुत काम किया, और धीरे धीरे काम करते करते सभी यूथ जुड़े, जितने भी बच्चे थे, क्योंकि तब पढ़ाई कम होता था और लोग ऑनलाइन गेम्स के बहुत शिकार थे।
ऑनलाइन गेम से निकल के हम लोग ऑफिशियल पीपल फॉर एनिमल्स जो मेनका गांधी द्वारा स्थापित है अच्छा। उनसे जुड़ के ये काम कर रहे थे। और धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से फोकस किया। फोकस करते करते हमने ये जाना कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग से भूखे मर रहे हैं क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के टाइम। उनको ट्रीट करते थे, बहुत चीज़ हम लोगों ने किया, प्रोग्राम लॉन्च के लिए किया, इनिशिएटिव किया। और धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पता चला कि संयम ऐसा कर रहा है। संयम का एक ग्रुप है हीट ऑन स्ट्रीट, वो कर रहा है ऐसा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आई वांट टू लर्न स्नेक रेस्क्यू। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम सिखा देंगे। फिर मैंने मुझे 1 साल लग गया पढ़ने में, क्योंकि सांपों के बारे में अगर आपका डिटेल्स नहीं पता होगा यू कांट डू द रेस्क्यू। बिकॉज सांपों के बारे में आप कहीं भी जाओगे उसके बारे में आपका थोड़ा भी डिटेल्स मैंने रहने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा वेनमस है कौन सा नॉन वेनमस है। अच्छा, उसमें एक चीज ये भी आता है कि आप जहां तक चले गए हैं, ठीक है, लेकिन लोग ये तो जानना चाहेंगे ही कि आखिर जब वहां पे गए हैं आप, तो वहां पे जाने के बाद आखिर उसके बाद का लाइफ स्टाइल और उसके पहले का लाइफ स्टाइल कोई चेंजेस दिखता है? लेकिन लोग ऐसा भी सोचते होंगे ना कि वेटेज देखा जाता है कि जब आप काम कर रहे थे तो उस टाइम लगता हो कि उससे क्या ही हो जाने वाला है, दोस्त लोग अलग बोलते होंगे, फैमिली वाले अलग टॉन्ट करते होंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है, वहां पे जाने के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद आप लोगों के इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। देखिए ये इस बात में तो एकदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं उनको ये लगता है कि भैया अगर कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, है ना। मैं जो किया मेरे फील्ड में किया, यू शुड फोकस ऑन योर गोल। आपको अपने जीवन के लक्ष्य में फोकस करना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं काम करता गया, मैं ना अचीवमेंट के पीछे भागा ना किसी चीज़ के पीछे भागा। फिर लोग लोग आए सामने, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, बात को रखे। मैंने बोला ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला और बहुत बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। मेरी टीम में जितने भी बच्चे अब तब छोटे थे अभी सब बड़े हो चुके हैं, एक ही उम्र के हैं सब लोग। और सभी का यही मानना है कि संयम तुम जाओ पहले फिर हम लोग आएंगे। तो ऐसे अभी मैंने तो एक मुकाम हासिल कर लिया है। और टॉन्ट जो आपने बोला, टॉन्ट ना केवल कि फैमिली मेम्बर्स, टीचर से लेके सभी लोगों का एक होता है कि आपका बच्चा कुत्ता कुत्ता बिल्ला सांप करता रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा उसका, पढ़ाई को कैसे मेंटेन करेगा लड़का। क्योंकि क्लास 7-8 आपको पता होगा लॉकडाउन में था। 9 में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा खेल था, क्योंकि 9 ऑफलाइन क्लासेस में थे। और 9 में मैं एनसीसी में बहुत इन्वॉल्व था, जहाँ पर हमने कैंप्स, बहुत सारे नेशनल कैंप्स में गए थे। तो इसीलिए टीचर्स लोग आशा छोड़ दे दे बच्चा फेल मारेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं कभी फेल नहीं मारता, मैं दिन रात पढ़ता हूँ। और जब पढ़ के मैं जाता हूँ एग्ज़ाम में, अच्छा रिजल्ट आता है मेरा। आई एम एवरेज स्टूडेंट और अच्छा ही रिजल्ट आता है। जब हम लोग देखते हैं कि कुछ हम लोग कर रहे हैं अपने लाइफ में, सभी लोग एक काम में फोकस, मतलब आप सभी का एक एक स्पेशलिटी रहता है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई अलग काम में अच्छा है, कोई सोशल वर्क में अच्छा है, सब है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने देश के सभी नौजवानों को बोलता हूँ कि आप ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। अभी जितने भी आप लोग देखेंगे हमारे सोशल लाइफ में, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मम्मी पापा को कान में बोल के जाते हैं कि आपका लड़का को ऐसा मत करने दीजिएगा, लड़का का हानि हो सकता है। बट अभी मम्मी पापा को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आपको, ये आपका दायित्व है कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया आपके मम्मी पापा के पैसों से, आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मम्मी पापा को भी बिलीव होगा कि ये लड़का कुछ तो कर पाए। मेरा जो सवाल यह है कि जो ग्रीन अर्थ गार्जियन करके जो संस्था है, इसके अंदर आप किस किस चीजों को ले करके आएंगे, आखिर आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा इसके अंदर? देखिए इसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो प्लांटेशन ड्राइव है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि रील में ये वायरल चल रहा होगा कि पेड़ एक लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हाँ। फॉलोअर्स पाओ, फॉलोअर्स पाओ, फॉलोअर्स पाओ। फिर पेड़ को लगा के भूल जाओ, है ना। अच्छा। वही ये चीज़ बहुत फैशन में है, अभी ट्रेंड में है। लोग पेड़ लगा रहे हैं, 100 डे चैलेंज, 1 लाख फॉलोअर दे दो हमें, हम लोग 1 लाख के भी ऊपर पेड़ लगाएंगे, तो लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और है, जो आप जो भी काम कर रहे हैं, इसको ले करके आपको कहीं कभी किसी से सुनने को ये मिला कि आप जो कर रहे हो वो फेम के लिए कर रहे हो, नेम के लिए कर रहे हो, पैसा के लिए कर रहे हो, और अब तो आप प्रधानमंत्री की से अवार्ड भी पा चुके हैं, राष्ट्रपति से अवार्ड भी पा चुके हैं, तो आप इसका कभी गलत उपयोग करके आप पैसा कमा रहे हो, इस तरह कभी टॉन्ट?
देखिए, टॉन तो सबसे मिलता है और टॉन के लिए ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छा। टॉन ना रहेगा तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा? इसका एक ही जवाब है कि जो टॉन मारेगा उसको भी ये लगना चाहिए कि देखिए, जो देख के आया है, जो फैमिली मेंबर्स है, ये मेरे जो ग्राउंड लेवल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता चलेगा कि पहले तो मैं हाईलाइट नहीं किया, खुद को ही हाईलाइट नहीं किया, और जब गवर्नमेंट ने खुद मेरे को चुना कि संयम तुम हाईलाइट करो खुद को और एक वीडियो बनाओ कि तुम जो रेस्क्यू कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप दिखाओ लोगों को, तब जाके, अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। तो ये आप किसके जरिए आपने दिखाया अपने वीडियो को, अपने कामों को? मैंने खुद का तो इंस्टाग्राम बनाया जब मैं क्लास 9 में था तब, और तब बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा मोटा वीडियो देता था और ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल देता था। तो आखिर किस आधार पे कैसे पहुंचा वहां तक ये वीडियो आपका? आपका नाम किसने आपको रिकमेंड किया वहां पे? हमारे यहाँ पर जो मथुरा नाथ है और मेरे जो ट्रेनर सौरभ कांत मिश्रा, अच्छा। उन दोनों ने मिलकर मुझे बोला कि तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित करो, हाँ। और मैंने कर भी दिया। कैसे किया था आपने ये? क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया एज इंडिया यंगेस्ट स्नेक रेस्क्यूअर बोल के, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वहां पे भी नाम आपका दर्ज है? और इंजीनियर श्याम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी किया था। उन अच्छा। दोनों ने मिलकर मुझे ये नाम से सम्मानित किया, क्योंकि उन दोनों को लगा होगा कुछ कि संयम कुछ कर रहा है अपने फील्ड में। तो तब मैंने ये प्राप्त किया, और फिर एक समय ऐसा आया कि जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, जो मैंने बोला सौरभ कांत मिश्रा, उन्होंने बोला कि तुम अपना नाम अंकित करो, देखते क्या होगा, देखा जाएगा। क्योंकि असम से बहुत बच्चों ने दिया, 1 लाख के करीब बच्चों ने दिया होगा। अच्छा, उसमें आपने सिर्फ अव्वल आया? हाँ, एक ही असम से 1 ही लोग आए थे, और पूरे भारतवर्ष से 19 लाख बच्चों ने दिया था। अच्छा, जनरली ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक स्टेट में उतना ज्यादा आबादी होने के बावजूद, उतना ज्यादा नॉमिनेशन होने के बाद किसी एक लोगों को चुनना और एक लोग वहां तक पहुंच जाना और उसमें सफल होना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये कि हमारे भारत में अभी के टाइम में युवाओं के अंदर एक चीज ऐसा है जो नहीं है, जिसको हम लोग संयम बोलते हैं, पेशेंस बोलते हैं, जो अभी के टाइम में आपको किसी के अंदर ना के बराबर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी के टाइम में लोग ये चाहते हैं कि उसको कल के कल सक्सेसफुल होना है कहीं ना कहीं। तो आपने अपने अंदर ये पेशेंस कैसे रखा? देखिए, पेशेंस अगर अभी आप छोटा छोटा गोल बनाते रहिए। मैं जितने भी छोटे जो लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में छोटा छोटा गोल बनाइए और उसको पहले हासिल कीजिए, फिर जाके धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्योंकि सब चीज़ में स्टेप बाय स्टेप होता है, और डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो मेंटेन करके चलना पड़ता है। बिहार में आने के पीछे का क्या राज है? देखिए, बिहार में हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ जायसवाल जी है, हाँ। उनको हमने अपॉइंट किया एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीन अर्थ गार्जियंस। ग्रीन अर्थ गार्जियंस हमारी संस्था है जो चल रही है पूरे इंडिया में, और ग्रीन अर्थ गार्जियंस के द्वारा ही ये हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी युवा है उनको प्रेरित करके आगे लेके आ रहे हैं कि वो लोग भी काम करें इस चीज़ को लेके। क्योंकि आप अगर देखेंगे, बिहार में एक कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो बहुत पीछे है, जो बिहार को पीछे धकेल रही है, बिहार के युवाओं को धकेल रही है। क्योंकि अभी हम लोग अगर बड़े लोगों को समझाने जाते, वो विवाद हो जाएगा। अभी हम अगर छोटे से लोगों को समझाते हैं तो छोटे लोग बड़े को समझाएंगे कि ऐसा ऐसा बात। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी 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 आपने विकास भैरव सर से भी आपने मुलाकात किया है, आखिर क्या बात थी? विकास वैभव सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेशन वाले हैं, जो जिन्होंने इतने युवाओं के लिए काम किया। जो लेट्स इंस्पायर बिहार उन्होंने हाँ। इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उनसे बहुत युवा आए, 90,000 से भी ज़्यादा युवा बिहार से जुड़े। और ये असम में भी है, शिलोंग में भी है, अलग अलग स्टेट में भी है, तो जो ये काम कर रहे हो विकास वैभव सर, ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आखिर क्या बातचीत है आपकी और उनसे बिहार को लेकर के? क्योंकि जो अर्थ गार्जियन जो चला रहे हैं आप, जो संस्था है, तो इसको आखिर बिहार में किस लेवल पे एक्सपेंड करना है, कैसे इसको लेके जाना है? देखिए, बिहार में जितने युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनका एक मोटिवेशन क्या होता है कि पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई ही करना है। अच्छा। उसके बाहर कोई नहीं देखता। बुक्स में क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अच्छा। अभी आप जब एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ जब कनेक्ट होते हैं, आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। आप जब एक्सप्लोर करोगे दुनिया को, आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। तो आप थोड़ा बाहर आइए, दुनिया को जानिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तैराकी करने के लिए दाव पेच तो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आखिर किस लेवल पे कैसे सीखना है उसके लिए आपको पानी में कूदना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं कि बुक्स में किताबी कीड़ों के जैसा लोग पढ़ते रहते, और ये किताबी कीड़ा बाद में जाके कहीं ना कहीं अटक जाता है।
क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अलग है। हमें बाहर की दुनिया को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब कंपटीशन में है कि कौन आगे जाएगा, कौन अव्वल आएगा। बट ऐसा मानना है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उनके साथ जो कनेक्टिविटी बना सकेगा, वही हमारे इस पूरे भारतवर्ष या पूरे वर्ल्ड को जान पाएगा। और हम ग्रीन अर्थ गार्जियंस एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली पीपीटी और वीडियो के साथ साथ दिखाते हैं कि हम लोग कैसे करके लोगों के अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोगों का क्या मानना है, खिलौने से एंटरटेन करके समझाइए। सेमिनार में जब बैठते एक बच्चा ऐसे करके बैठा रहेगा, एक कान से सुन के और एक कान से फेंक देगा, नॉर्मली एज अ स्टूडेंट व्यू। बट जब ये बच्चे को एंटरटेन करके हंसा के समझाते हैं, तब वो और ध्यानपूर्वक सुन के उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। एक चीज और है, द ग्रीन अर्थ गार्जियन जो आपने बताया, आखिर इंडिया में इसको किस लेवल तक ले जाने का आपने ख्वाब देखा? आखिर इसका डेस्टिनेशन अगर मैं पूछूं तो कहाँ होगा ये पूरे इंडिया में लेके जाने का मैंने सोचा, क्योंकि ये असम तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम पूरे इंडिया में लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस है हमारे। सभी श्रीधर भोपाली जी जो है कर्नाटका के, वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को हम लोग पूरे इंडिया में क्यों लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में उनका एक खुद का प्रॉब्लम रहता है, सभी को पता है। और उसी प्रॉब्लम को लेकर लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम ग्रीन अर्थ गार्जियंस, मैं खुद के संस्था का प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे संस्था का प्रमोशन हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे संस्था से जुड़ना है या नहीं जुड़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ग्रीन अर्थ गार्जियंस को मैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं एक बार सेमिनार करना चाहता हूँ, अगर लोगों को अच्छा लगे तभी आइए, जुड़िए, ऐसा मेरा मानना है। इसके पीछे फंडिंग भी बहुत होता है, खर्च भी बहुत ऊंचा होता होगा, लोग भी आपको जोड़ने पड़ते होंगे, तो आखिर इन सब चीजों को आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में जब हम लोग आए हैं, किलकारी बाल भवन जो हमारे बहुत सहयोग में है बिहार सरकार के द्वारा, और ये बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी है। हम अगर अलग स्टेट में भी जाएंगे, ऐसे मिनिस्ट्री का भी हेल्प रहेगा, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब यूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के तहत उनके द्वारा भी थोड़ा हेल्प आपको मिल जा रहा है? हाँ, मिल तो जा रहा है। मिल जा रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं जिस इनिशिएटिव को आपने चालू किया है, शुरुआत किया है, आपको लगता है कि इसका जो अंत जहाँ भी ये पहुंचेगा, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो अच्छा निकलेगा? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है, बिकॉज इसको प्लान शीट वैसे करके बनाया गया है। क्योंकि आज के युवा, अब आज जो 8 साल के हैं, वो 5 साल बाद बड़े होंगे। वो अपने छोटे बच्चे को माने अपने जूनियर को सिखाएंगे, वो जूनियर अपने जूनियर को सिखाएंगे। ये चलता रहेगा, एक साइकिल बन जाएगा इसका। तो जब ये चीज़ रहेगा ना सोसाइटी में, तब लोगों को पता चलेगा, तब जाके इंडिया विकसित भारत बनेगा। जिस एज के बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस एज के बच्चों को आप कन्विंस करना चाह रहे हैं, जिस एज के बच्चों को आप अपने अंडर में, जैसे जो भी आपका जो संस्था है उसके अंडर में जो आप लाना चाह रहे हैं, ताकि देश में, भारत में, जहां भी जो बदलाव आए, ठीक है, आपको लगता है कि उस एज में टारगेट करने के बाद कहीं ना कहीं इसका थोड़ा फ्रूटफुल निकलेगा? हाँ, बिकॉज हम जब 14 या 13 साल के बाद होते हैं, तब हमारा सोच कैसा रहता है, भाई मुझे कुछ करना है देश के लिए या मेरे लिए, या मुझे स्टार्टअप करना है, ऐसा कुछ सोच आता है। तो ऐसे सोच को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह हम लोग काम को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। और बच्चे लोगों की, देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा भी सोच सेम है, मेरे दोस्त का भी सोच सेम है कि मुझे कुछ करना है। और तभी हमारा माइंड ऐसा रहता है, यहाँ मुझे जाना है, वहाँ मुझे, बहुत चंचल रहता है, स्टेबल नहीं रहता इस समय में। एक चीज, लास्ट सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, एक दो लाइन आप ऐसा मुझे बताइए, आप ऐसा कहिए जो सुन के बच्चे और लोग आपसे प्रेरित हो और उसके बाद आपसे जुड़ने की चाह और दोगुनी हो जाए उनके अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक राज्य में कोई एक ना एक बच्चा रहेगा, 1% पॉपुलेशन रहेगा जो अपने देश के लिए काम करना चाहेगा। बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी है कि काम करते रहते हैं और खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है भाई। पर अगर आप खुद के प्रॉफिट के बारे में ना सोच के खुद के देश के बारे में सोचेंगे और अपना बेस्ट देंगे किसी काम में, 100% देंगे, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा और प्रॉफिट खुद अपने आप चल के आएगा। वही मैं बात बताना चाहूँगा। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा, आज के युवा देश के भविष्य है, और भविष्य को सफल बनाने के लिए हमें काम करते रहना है और नए नए इनिशिएटिव को। इन सब कामों को अगर हम पीछे रखते हैं तो इंसान का एक अपना भी पर्सनल लाइफ होता है, जिसमें गर्लफ्रेंड होती है, फैमिली होती है, स्कूल लाइफ होते हैं, दोस्त यार होते हैं। कभी ऐसा सामने से प्रपोजल आए कि यार संयम, समझ रहे हैं ना आप,
सो ऐसा बहुत सारा आया होगा, बट आया भी है, ऐसा नहीं है आया नहीं, आया भी है, बट हम अपने काम को फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज को अगर करना चाहिए तो अगर ये रिलेशंस में आएंगे तो अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे। पहले तो करियर में फोकस करना है, पहले अपने देश के लिए कुछ करना है, फिर ये सब सेकेंडरी हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। मतलब देश के लिए पहले कर लेते, कुछ पैसा कमा लेते, फिर बाद में गर्लफ्रेंड आ गई 30-40 की उम्र में, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, उम्र तो बाकी है, अभी थोड़ी मर रहे हैं ना। यंग एज कहाँ आने वाला है दोबारा लौट के? यंग एज है अभी, अगर हम लोग कर देते ये काम, ये अगर अभी से मैंने स्टार्ट किया है, और उम्र बाकी है, लोग कब करते हैं 20 साल के बाद ये सब के। अभी तो हम लोग पढ़ाई करने वाले, मैं जस्ट क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये दूसरा कोई फैमिली से प्रेशर आता है कि कभी किसी के साथ देख लिए घूमते फिरते किसी लड़की के साथ, तो बोल दिया अरे यार संयम तो वो लड़की के साथ घूम रहा है, इस तरह का कमेंट? मम्मी पापा क्या सोचते पता है, कभी लड़की के साथ तो नहीं, पर सांप के साथ घूमने को बहुत देखते हैं, क्योंकि मैं सांप को लेके तो यही आज रेस्क्यू कल रेस्क्यू, अभी मैं नहीं हूँ, मेरे बिहाफ में अलग लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, बट हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं आपसे ये पूछूं कि अभी कितने नंबर आपने अभी रेस्क्यू कर दिया होगा? 800 से भी ज्यादा सांपों का रेस्क्यू हो चुका है, और डॉग्स में अगर बात करें तो 1000 से भी ज्यादा। अच्छा, सांप का जो रेस्क्यू होता है मतलब कैसे कैसे, मतलब थोड़ा 1 मिनट में आप मुझे थोड़ा बताइए उसको। सांप का रेस्क्यू बहुत सिंपल है कि आपको पहले तो खुद का प्रिकॉशन लेना है। ओके, प्रिकॉशंस का मतलब थोड़ा अच्छे से थोड़ा जूता पहनना है, एकदम लोहा वाला बूट, फिर हाथ में ग्लव्स अगर हो सके तो ग्लव्स पहनना है, या फुल शर्ट पहनना है जो कवर रहे, और स्टिक लेना है, और एक बैगर लेना है। बैगन क्या होता है? बैगर एक बैग टाइप का होता है जहाँ स्टिक से कनेक्टेड रहता है। अच्छा। जो आप सांप को पकड़ के बैगर में पैक कर सकते हैं। क्योंकि एक सब चीज का अभी आप देखेंगे कि स्टंट बहुत चल रहा है। हाथ को सांप को हाथ में लेके किस करते हैं, बहुत लोग को लैब बाइट भी हो जाता है सबसे। हाँ, ये सब क्योंकि न्यू जेनरेशन है, न्यू चीज ट्राई करने का सबका मन करता है, बट लाइफ को रिस्क लेके कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो एक ही है ना। तो कभी आपको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा? डर नहीं लगा आपको कि जो आप काम कर रहे हो उससे कभी आपको भी परेशानी हो सकती है? डर पहले लगा था, बट अभी भी लगता है डर, क्योंकि जान का भी एक डर है, बट फिर भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि ऑपोजिट वाला जो इंसान हमें बुलाया वो ऐसे नजर से देखता है कि ये बंदा सांप को भी बचाएगा और हमें भी बचाएगा। कभी ऐसा आया कि नहीं भाई अभी एकदम बात जान पे आ गई हो? हाँ, तब कभी लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये सांप तो दूध पीता है, सांप ये करता है, सांप इच्छाधारी नाग होता है। तभी लोगों को समझाते समझाते कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपके लाइफ में कभी ऐसा टाइम पीरियड आया ऐसा कि जिस टाइम ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो एकदम लास्ट मतलब टाइम पे आ जब लास्ट टाइम आ जाता है, मेरे टीम में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है वो आते हैं, पर वो भी अगर संभाल नहीं सकते तब पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ता है। ऐसा कभी केस हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। इसी को लेके गुवाहाटी में बहुत चर्चा भी हो गया था, क्योंकि सांपों का जो मीटिंग चलता है, बोलते हैं जो सांप मिलन करते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है, एक्चुअली मेल कॉम्बैट होता है टेरिटरी को लेके, जैसे डॉग फाइट करते हैं ना, उसी चीज को लेके। तो कभी कभी उसका अगर फाइट करते लोग जाके वहाँ पर साड़ी दे देते। लोग सोचते हैं कि साड़ी दे देने से पैसा धन संपत्ति आएगा, पर ऐसा होता नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, सुपरस्टिशियस है, और लोगों को समझाते समझाते बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया था एक बार हमारे गुवाहाटी में। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, और कहीं ना कहीं लोग आपकी बातों को सुनेंगे और इसको बिहार लेवल पे और भारत के हर एक राज्य में लेकर के जाएंगे और इस मुहिम को आगे चलाएंगे, और कहीं ना कहीं आपसे लोग और भी ज्यादा प्रेरित होंगे। तो सौरभ जी, आप बिहार को लीड कर रहे हैं, ग्रीन अर्थ गार्जियंस को अगर बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं और इसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पीछे पूरा बिहार चल पाएगा और बिहार के लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे? ऐसा क्षमता आपको लगता है आपके अंदर है? बिल्कुल, हमारी जो क्षमता है वो असीम है, बस हमें पहचानना होगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं, हमारा अंदर का जो स्टेटस है वो कितना मजबूत है। गांधी जी भी ने अकेला प्रयास किया था, गांधी जी भी एकला चले थे, उनका जो लेखनी भी है वो कहते हैं कि एकला चलो मतलब अकेले चलो। हाँ, जब हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ पूरा दुनिया रहता है, और निश्चित तौर पर जो हमारा ये जो उद्देश्य है वो एक सकारात्मक बदलाव लाता है।
आपको लगता है कि इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं इससे लोग प्रेरित होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे और आपके कदम से कदम मिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम हमारा जो अभी जो हम लोग का प्रोग्राम कर रहे हैं बिहार में, बिहार के किलकारी भर में जा के प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे होगा कि जो बच्चे 8 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं वो जब बड़े मतलब 16 वर्ष से बड़े होंगे तो वो चीजों को समझेंगे। एक वही चेन है जो हमारा बिहार को बदल सकेगा। आज हम एक बच्चे को सिखाएंगे, कल वही बच्चे दूसरे को सिखाएंगे, मतलब ईच वन टीच वन का भावना यहाँ पे उत्पन्न होगा हमारे समाज में। तो बिहार जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हमारा जो विकसित भारत राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य है वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। आखिर इसके पीछे का क्या मुहिम है? आखिर इस चीज को आप आगे बढ़ाने का पीछे का क्या वजह है कि आप इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप कहें तो वहां लेके जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे रहना चाहते हैं, पूरे बिहार में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, हर एक नागरिक इससे जुड़े? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो टेम्परेचर दिखते हैं 50+ जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल गैस इफेक्ट का जो हम लोग प्रभाव ऊपर पड़ रहा है, तो इस तमाम चीजों का जो बुरे प्रभाव है, तो इस तमाम चीजों से हम लोग निपटारा के लिए सोच रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग क्या बेस्ट करें, क्या किससे जिससे हमारे समाज में एक बेहतर तरीके से पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। अच्छा, एक चीज और लास्ट आपसे सवाल हम ये करना चाहेंगे कि जो भी चीज आप बिहार में कमांड कर रहे हैं, संयम मजूमदार जी जो हैं वो भी लगातार इसमें अपना जितना भी योगदान हो सके वो दे रहे हैं। आपको लगता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रह जा रही है जिसकी वजह से इसको आप अच्छे ढंग से इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, लोग को जोड़ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेहनत लगातार जारी है? कब तक इसका क्या फ्रूटफुल निकलेगा? कब तक इसमें लोग और ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे और इसको मतलब उस लेवल तक लेकर जाएंगे जहां पे एक सपना हो जाता है इंसान को लेकर के जाना है? देखिए, कोई भी चीज अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, मतलब हम कुछ भी चीज अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा और हम लोग को लगातार स्ट्रगल करना होगा। एक समय बाद आएगा कि चीजें रंग लाना शुरू कर देगी, तो हम वो समय का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा समय आएगा और हम चीजों को बदल दिए रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो सुजल बनी जी, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसा कि आप भी संयम मजूमदार जी के साथ आप भी रहते हैं, उनका हेल्प करते हैं और लगातार उनके कदम पे कदम बढ़ा के आप भी चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो अभी जो संस्था वो चला रहे हैं इसको वो उस मंजिल तक लेकर के जाएंगे? अवश्य जाएंगे। मैं ये मेरा पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि उनका जो विजन है, उनका जो लक्ष्य है वो एकदम साफ दिख रहा है। मुझे एकदम ऐसा एक अनुभव होता है कि वो ये इस संस्था को बहुत उच्चतम लेवल तक ले जाएंगे। अच्छा, कितने टाइम से आप जुड़े हुए उनके संस्था के साथ और उनके साथ मिलकर आप ये काम कर रहे हैं? जुड़ा तो जब ये संस्था उन्होंने बनाए है तब से मैं जुड़ा हूँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक कोई मतलब कोई दुविधा या वैसा कोई कष्ट मुझे नहीं। स्नेक रेस्क्यू आप भी करते हैं? जी, स्नेक रेस्क्यू के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब रेस्क्यू तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं वीडियो शूट, फोटो शूट ये सब करता हूँ। मैं उनके साथ रहता हूँ, रेस्क्यू वो वे करते हैं, लेकिन वीडियो शूट मैं उनके साथ जाता हूँ। अभी आपने ट्राई नहीं किया इस चीज को? मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करूंगा। मतलब डर भी थोड़ा लगता है क्योंकि मैं वैसा ट्रेंड तो नहीं हूँ ना, ट्रेनिंग लेना आप पड़ेगा। हाँ, थोड़ा वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा ये कि जैसा कि अभी जो संयम मजूमदार जो करते हैं, तो कभी ऐसा ये देख के लगा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा सा डर जैसा चीज भी है, थोड़ा जान का भी खतरा है इसमें, और जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ रहने के बाद लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, जो तुम कर रहे हो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे सवाल। जी देखिए, लोग जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए। उनका बोलना, उनका मतलब इंसानों का काम ही है बोलना, क्योंकि उन लोगों के माइंडसेट में क्या है कि उन लोगों को वो चीज दिखता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो उन लोगों को उतना साफ दिखता नहीं ना। यही उनका जो है प्रॉब्लम है। मतलब उनके विजन को अंततः एकदम उस मुकाम तक लेकर के जाना है। जी हाँ, सपना है। हाँ, उनके विजन को मतलब एकदम साफ कर देना चाहिए। उनको उनके माइंडसेट से ये हटा देना चाहिए कि जो भी संयम जी करे वो बहुत अच्छे काम करे, मतलब बहुत उच्चतम लेवल तक लेकर जाएंगे। संयम जी क्या फ्रेंड है ना? जी, मैं उनका छोटे से अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा ऐसे ही कैजुअली कि जब संयम जी को
प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार नहीं मिला था, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार नहीं मिला था, उससे पहले का लाइफ और उसके बाद के लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्टफुल रहा कि लोग अभी आपसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार इसका तो दोस्त है जिसको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी रहा था, कभी सुनने को मिला? जी अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन दोस्त के हिसाब से अगर बोलूँ तो वो पहले जैसे है अभी भी वैसे ही है। मतलब कोई ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड में कुछ डिफरेंस नहीं आया? ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड मतलब हल्का सा तो दिखता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम भी नहीं दिखता, दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी। धन्यवाद।